हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जीके जीएस की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें जीके जीएस आता है, जीके जीएस का पोर्शन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से वो सारा का सारा पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। आज हम हमारी फर्स्ट वीडियो में जीके जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो हिस्ट्री को मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे ही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है बट ईजी टू लर्न है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करेंगे और एकदम एंड तक लेके जाएंगे। मतलब जैसे जैसे सीरीज में चलती है हिस्ट्री, वैसे ही हम इसको चलाएंगे। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया, तो जैसे जैसे ऑर्डर है वैसे ही हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी वीडियो से पढ़ो, बट मैं ये कहता हूँ कि आप चार जगह से पढ़ने से बेटर है कि एक ही जगह से पढ़ो, नोट्स बनाओ और उसी को चार बार रिवाइज करो। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ओके, तो भाई मेरी राइटिंग ना काफ़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। और मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख मतलब इंग्लिश में लिख सकता हूँ। तो मेरे जितने भी हिंदी वाले बहन या फिर मेरे जितने भी हिंदी वाली भाई लोग हैं, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और बाकी देखते हैं। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन लोग कब कब आए। लाइक हमारा जो देश था उस पर काफ़ी सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोग राज करके गए। मतलब हम ऐसे थे कि जो भी आ रहा है बस हम पे राज करके जा रहा है। तो इसमें टोटल टोटल हमें पांच लोगों के बारे में पढ़ना है, पांच कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है। जिसमें कि हमारी फर्स्ट जो सबसे पहले आए वो हमारे आए पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज लोग सबसे पहले आए और सबसे एंड में गए थे। पोर्तुगीज लोग सबसे पहले आए हमारे देश में जिन्होंने राज करना स्टार्ट किया, और सबसे एंड थे जिन्होंने लीव किया था। तो पोर्तुगीज कब आए अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1498 में आए। कैसे कैसे आए वो भी आगे देखते हुए चलेंगे, पहले देख लेते हैं कि कौन आया कब आया। सेकंड हमारे इंग्लिश यानी कि हमारे ब्रिटिशर्स आए। इंग्लिश यानी कि हमारे ब्रिटिशर्स आए जो कि आए हमारे 1600 में। थर्ड हमारे डच लोग आए जो कि आए हमारे 1602 में। फोर्थ डेनिश, या फिर जिसको आप डेनमार्क भी बोल सकते हो, डेनिश लोग हमारे देश में आए 1616 में। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट जो कि हमारे लेट कमर्स थे, फ्रांसीसी लोग, जो कि हमारे देश में आए 1661 में। फ्रेंच कौन लाया था? कैल्बर्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेंच किसके द्वारा लाए गए थे, तो कैल्बर्ट के द्वारा। आप इसमें जिसके बारे में हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारे पोर्तुगीज़, क्योंकि पोर्तुगीज़ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया का रूट ढूंढा था। जिसमें भी हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें भी हमें पढ़ना है पोर्तुगीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो अपनी, पोर्तुगीज़ जो कि कब आए थे? 1498 में। और कैसे आए थे? लेट सपोज ये आए थे पोर्चुगल से। तो इनको लाने वाला जो था वो था हमारा वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा जो हमारे भाई जी थे, ये ऐसे घूमते 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 घूमते, खैर इनका रास्ता ही गायब हो गया। घूमते 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 ये आया ऐसे ऐसे हमारे इंडिया में। और इंडिया में वास्को डिगामा ने सबसे पहले कहाँ पे अपनी लैंडिंग करी, कहाँ पे उनकी शिप सबसे पहले हार्बर पे लगी? तो वो लगी थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, कैलीकट में। कैलीकट मतलब कि आज का केरला। ठीक है, तो वास्को डिगामा आया पोर्तुगीज से सबसे पहला, कब आया? 1498 में। और कहाँ पे आया सबसे पहले? कैलीकट। कैलीकट मतलब आज का केरला। और इसका जो ये रूट है, इस रूट को भी हमने एक नाम दिया। इस रूट को इन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ऐसे नाम तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप दिया, बट इसके आने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं हुआ भाई, ये सब उल्टा उल्टा ही चला है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा वास्को डिगामा के बारे में। अच्छा हाँ, वास्को डिगामा के बारे में एक और भी चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है कि उस टाइम कैलीकट का यहाँ पे किंग कौन था? तो उस टाइम कैलीकट के यहाँ पे किंग थे किंग जोमरिन। तो किंग जोमरिन ने हमारे जो वास्को डिगामा भाई है, इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। बिकॉज ऑफ, तुम्हें पता है भाई केरला में ना मतलब थोड़े से डार्क स्किन के लोग होते हैं, और जो वास्को डिगामा वो आया था पोर्चुगल से, मतलब कि पोर्चुगीज बंदा था।
तो जब वो आया तो देवर लाइक कि अरे कौन बंदा आ गया, इसकी स्किन अलग, इसकी बोली अलग, मतलब वो कुछ बोलता है इन्हें समझ में नहीं आता, ये कुछ बोलते इन्हें समझ में नहीं आता, बस इशारा इशारा में बात चल रही। बट हाँ, मेहमान नवाजी पूरी हुई कि अच्छे से खाया पिया घुमाया, जो भी चीज़ें थी सारी। होना क्या था, वास्को डिगामा फिर वापस गया, वापस जाके उसने अपने बंदों को बताया कि ऐसे ऐसे मैं तो यहाँ पे जा चले गया था इंडिया में, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे लोग हैं एंड ऑल। उसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनके गवर्नर्स के बारे में। नेक्स्ट गवर्नर्स के बारे में पढ़ना है, गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज़। वैसे तो काफ़ी सारे गवर्नर आए थे, बट हमें इसमें पढ़ना है कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में, जो कि हमें पढ़ना है 3 गवर्नर के बारे में। तो पहला गवर्नर जो कि हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो कि 1505 से 1509 तक रहा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था बंदा आया, अब तुम इनकी बस तानाशाही देखते जाओ। 1498 में इनकी लैंडिंग हुई है, मात्र 30 से 60 सालों में ऐसा सिस्टम कर देंगे कि पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब आया तो आने के बाद आते ही इसने 1505 में एक न्यू पॉलिसी लाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इस ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या था, इस ब्लू वाटर पॉलिसी में ये था कि अब अगर आपको सी में जाना है किसी वजह से ट्रेडिंग करने या फिर कोई फिशिंग वगैरह करना है, तो पहले आपको पोर्तुगीज़ मतलब हम लोगों से पहले परमिशन लेनी होगी, देन आप जा सकते हो। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दी। इसके बाद हमें नेक्स्ट इसमें जो गवर्नर पढ़ना है उसका नाम बड़ा खतरनाक है, मतलब भाई पोर्तुगीज़ के लोगों का ना नाम बड़ा खतरनाक है और इनकी लैंग्वेज भी बहुत खतरनाक है। मतलब तुमने देखा होगा वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड है, वैसे वाइफ तो नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है जॉर्जियाना शायद से, उस बंदी की एक दो वीडियो आई थी तो मैं भी देख रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रही, मतलब उनकी लैंग्वेज इतनी अलग, बिल्कुल डिफरेंट। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है एल बी कर्क्यू के बारे में, और इसके बारे में हमें पढ़ना है 1509 से लेके 1515 तक। और एल बी कर्क्यू इसने आने के बाद क्या किया, इसने आने के बाद 1510 में कैप्चर कर लिया गोवा को, कैप्चर्ड गोवा। और गोवा को कैप्चर किससे किया उस टाइम, बीजापुर से। तो बीजापुर से इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया एलबी कर्क्यू ने। और इसके बाद हमें इसमें थर्ड एक गवर्नर पढ़ना है। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट गवर्नर हो जाता है वो हमारा हो जाता है नीनो दा कुन्हा। और नीनो डा कुन्हा अगर इसका आपसे टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1529 से 38 तक, मतलब 9 साल इसका टाइम पीरियड रहा। और नीनो दा कुन्हा, कुन्हा ने आके बहुत गुनाह किया है भाई। इसने क्या किया, सबसे पहले तो आते ही 1530 में इनकी जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया, कैपिटल शिफ्ट कर दी, कैपिटल शिफ्ट। और कैपिटल कहाँ ले गया, याद है 1510 में इन्होंने गोवा जीत लिया था, तो कैपिटल ले गया ये अपनी गोवा। पूछा जाए कि गोवा किसने जीता था तो एलबी कर्क्यू ने, और कहाँ किसने उसकी कैपिटल शिफ्ट की तो नीनो डा कुन्हा ने। और नीनो डा कुन्हा ने ही एक और चीज़ भी करी, इसने कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया किसको, दमन एंड दीव को। कैप्चर कर लिया दमन एंड दीव को, क्योंकि दमन एंड दीव गोवा काफ़ी आसपास है, तो दमन एंड दीव को भी इसने इजीली कैप्चर कर लिया। अब देखो बस ये 30 साल का वो है, 30 साल में इन्होंने पूरा का पूरा अपना जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश कर लिया है। गोवा भी कैप्चर कर लिया, दमन एंड दीव भी कैप्चर कर लिया, केरला भी पूरा ऑलमोस्ट कैप्चर्ड ही है इनका। अब इसके बाद इसी में एक और पॉइंट बना के लिखना कि 1661, 30 साल में इतना काम हुआ और 1661 में इतनी पावर हो गई इनके पास कि इन्होंने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, गिफ्ट बॉम्बे, आज का मुंबई, टू चार्ल्स टू इन डाउरी। तो डाउरी मतलब दहेज में इन्होंने पूरा का पूरा बॉम्बे गिफ्ट कर दिया, मतलब दहेज दो तो ऐसा दो कि भाई कोई कॉपी ना कर सके, तो पूरा का पूरा बॉम्बे, पूरा का पूरा एक स्टेट इन्होंने दहेज में दे दिया। और इसमें ही अगर पूछा जाए कि ये लोग कब छोड़ के गए थे इंडिया को, तो 1961 में इन्होंने लेफ्ट इंडिया। 1961 तक ये लोग इंडिया में ही बैठे हुए थे, दमन एंड दीव में और गोवा में
बस के कि ये तो हमारा, हम नहीं जा रहे। फिर हम आज़ाद कब हुए? 1947। तो फिर इन्होंने, जो इंडिया वाले हो, इन्होंने एक न्यू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, इनके खिलाफ दोबारा लड़ाई करी, फिर इनको भगाया कि चलो भाई टाटा हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। ये हो गया हमारा पोर्तुगीज़ के बारे में। इसमें नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंग्लिश, मतलब कि ब्रिटिशर्स के बारे में। और इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स के बारे में हमें पढ़ना है 1600, क्योंकि 1600 में ही इनकी जो है फैक्ट्री बनी, या 1600 में इनकी जो है कंपनी बनी। अब कंपनी बनी, बनने के बाद इनको इंडिया आना था ट्रेड्स करने, तो इनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब ऐसा है ना कि ये लोग एक आ रहे हैं तो ये किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले परमिशन ली उस टाइम की क्वीन से, और उस टाइम की जो क्वीन थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको नोट्स करते हुए चलना। क्वीन एलिजाबेथ। और अगर इससे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर था आपका लंदन, यूके में। लंदन, यूके में। तो इंग्लिश के बारे में तो आपको इतना पढ़ना है। अच्छा, ये हेडक्वार्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है ना, हेडक्वार्टर HEAD, तो क्यू से आप क्वार्टर समझ लेना, हेडक्वार्टर। अब ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश के बारे में। अब जो इंग्लिश लोग थे ये इंडिया में आ तो गए, पर आने के बाद इनको ऐसा था कि इनको करना था बड़े पैमाने पे ट्रेड है, एकदम ऐसे कि बस इन्हीं का राज हो। तो इनको उस टाइम के एम्परर की परमिशन की नीड थी, क्योंकि भाई अगर हम किसी दूसरी जगह पे जाके कोई भी ट्रेड कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर बंदे की जगह है। उस टाइम का एम्परर कौन था यहाँ पे इंडिया में? उस टाइम था जहांगीर। तो उससे इनको परमिशन चाहिए थी। परमिशन किस चीज़ की? प्रॉपर ट्रेडिंग राइट्स की। तो जहांगीर, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, जहांगीर के कोर्ट में ये लोग पहुंचे। तो जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहले 1605 में हमारे गए विलियम हॉकिंस। और जब विलियम हॉकिंस गए 1605 में, तो जहांगीर ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हमें तुम नहीं चाहिए, लाइक गोरे लोगों पे तो वैसे विश्वास नहीं था। दूसरा, सेकेंडली, ये लोग अभी अभी आए, तो 1600 में इनकी फैक्ट्री बनी, 1605 में जहांगीर के दरबार पहुंच गए कि हमें ट्रेडिंग राइट्स चाहिए। तो इतना कोई ट्रस्ट नहीं था, बट धीरे धीरे, एक सेकेंड, इसको आप 1605 से 1609 कर लेना, तो 1609 में, मतलब कि 9 साल बाद ये लोग पहुंच गए जहांगीर के कोर्ट में। अब 1609 के बाद आ गया धीरे धीरे करके 1615। तो 1615 आते आते इंग्लिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बनने लगा था, मोटी कमाई होने लगी थी। तो अच्छा खासा टैक्स भी जा रहा था किसको? जहांगीर को। तो जहांगीर वर लाइक यार कि सही तो है, बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, टैक्स आ रहा है, और बंदे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। उस टाइम इसकी मतलब चलती बहुत थी जहांगीर की। तो उस टाइम इसने क्या किया, 1615 में अगेन इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स ने अपना दूसरा बंदा भेजा, जो कि इन्होंने भेजा सर थॉमस रो। और सर थॉमस रो को जहांगीर ने ऑल ट्रेडिंग राइट्स दे दिए कि चलो ठीक है, तुम लोग ट्रेडिंग कर सकते हो इंडिया में। सर विलियम हॉकिंस को ट्रेडिंग राइट नहीं मिले और सर थॉमस रो को ट्रेडिंग राइट मिल गए। अगर आपसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछा गया था, सर थॉमस रो किसके एम्बेसडर थे? तो सर थॉमस रो वाज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। एम्बेसडर मतलब कि कोई एक कोर्ट है, राजा का जो दरबार होता है, उसका एक बहुत अपर क्लास बंदा। इसी में हमें इंग्लिश ब्रिटिशर्स में एक और बंदे के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालो 1690 में एक और बंदे के बारे में पढ़ना है, जॉब चर्नॉक। तो जॉब चर्नॉक के बारे में पढ़ना है। हु इज दिस जॉब चर्नॉक? तो जॉब चर्नॉक ने 1690 में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी इसने कहाँ पे? सूतामती रिवर के पास, सूतामती विलेज में। तो सूतामती रिवर के पास, सूतामती विलेज में। और सूतामती रिवर कहाँ है? ये है आपकी बंगाल में। ओके, सो बेसिकली ये जो फैक्ट्री सेटअप करते थे ना, तो फैक्ट्री सेटअप करने का यही मतलब होता था कि धीरे धीरे करके इन्हें वो जगह पूरी की पूरी कैप्चर करनी है। अब फैक्ट्री तो सेटअप हो गई। अब इन्होंने क्या किया, जॉब चन्नौक ने ही 3 स्टेट्स को एक्वायर किया। 3 स्टेट्स नहीं, 3 विलेजेस को एक्वायर किया, जिसमें कि इसने फर्स्ट विलेज जो एक्वायर किया वो तो सूतामती ही एक्वायर कर लिया, जहां इसने फैक्ट्री लगाई और उसी को एक्वायर कर लिया, जीत लिया। सेकंड इसने गोविंदपुर, गोविंदपुर। और थर्ड इसने जो एक्वायर किया वो किया इसने कैलिकट।
और इन तीनों को मिलके इसने बनाया एक न्यू स्टेट या फिर न्यू विलेज बोल लो जिसका नाम इसने रखा कैलकटा। ओके, सो कैलकटा पूछा जाए तो किसने बनाया? जॉब चरनॉक ने। किन तीनों को मिला के बनाया? कैलिकट, गोविंदपुर और सूतामती को मिला के। इसी में एक और चीज पूछी जाती है कि 1693 में एक इन्होंने सूतामती फोर्ट भी बनाया, सूतामती फोर्ट। और सूतामती फोर्ट का इन्होंने रीनेम कर दिया 1700 में विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट। ओके, इसी में अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी लोगों के बारे में। तो हेडिंग डालो फ्रेंच। कब आए? 1664 में, 1664 में। सेकेंडली इसमें आप डालो कौन लाया? कैलबर्ट, कैलबर्ट, बाय कैलबर्ट। आने के बाद इन्होंने 4 साल बाद 1668 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करी? अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में, सूरत में। अच्छा, 1668 में ही एक और चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी। मैंने लास्ट टू लास्ट अपना 1-2 मॉक दिए थे तो उसमें देखा था। तो 1668 में ही एक और चीज़ इस्टेब्लिश हुई थी जो कि थी फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास, ये भी 1668 में ही पहली बार इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये अपना नोट कर लेना। अच्छा, 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई और 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें फ्रेंच क्या एक गवर्नर आया, गवर्नर ऑफ फ्रेंच, एक फेमस गवर्नर, एक गवर्नर ऑफ फ्रेंच जिसके बारे में आपको पढ़ना है। बस वो एक ही गवर्नर है, नहीं एक नहीं, 2 गवर्नर है। एक तो जो गवर्नर जिसकी वजह से वो चीज़ें हुई, और एक वो गवर्नर जिसने वो चीज़ें एंड करी। गवर्नर ऑफ फ्रेंच, गवर्नर ऑफ फ्रेंच। तो ये जो था, ये इसका नाम था ड्यूप्लिक्स। और ड्यूप्लिक्स की वजह से ही, अच्छा इससे टाइम पूछा जाए तो 1742, और इसकी वजह से ही एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई जिसको हम कार्नेटिक वॉर भी बोलते हैं। तो टोटल 3 वॉर हुई थी, एंग्लो फ्रेंच वॉर या फिर कार्नेटिक वॉर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।